हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक के इस चैप्टर में हमने जितने लेक्चर्स देखे तो स्टार्टिंग में हमने पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करी थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी वगैरह पे हम बात करी थी। उसके बाद हम एटॉमिक मॉडल्स पे आए थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा था। ऐसा नहीं कि वहाँ के आगे बातें खत्म हो जाती है, आगे भी ठीक है। बोर मॉडल है, वो इंपॉर्टेंट भी हमारे मैं बोल सकता हूँ कॉम्पिटिशन एग्जाम जेई नीट के हिसाब से भी, और उस पर न्यूमेरिकल और काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो उसको करने के लिए पहले हम यहाँ पर दो चीज़ देखने वाले। जो भी लाइट होती है हमारे पास, ठीक है, सनरेज, जो सनरेज आती है, वो लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। तो आज के लेक्चर में हम वेव नेचर पढ़ने वाले हैं और फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे पार्टिकल नेचर। तो क्या होता है, किस तरीके से डुअल नेचर ये शो करता है लाइट, वो हम देखने वाले। और उससे पहले, क्योंकि ये जो चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, तो इस चैप्टर में हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को देखने वाले, थोड़ा सा बेसिक आइडिया देने वाला हूं मैं। हालांकि हमने ब्रिज कोर्स के नाम से या बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जो अप टू 10th क्लास तक पढ़ते हैं, उसमें कुछ वीडियोस में मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, इन सब के बारे में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर भी क्योंकि इस चैप्टर का पार्ट है एक्चुअल में, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ आइडिया जल्दी से जरूर दूंगा। तो स्टार्ट हम करेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास या मास नंबर भी बोला जाता है इसको। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो हमें एक ब्रीफ आइडिया तो पता ही है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और प्रोटॉन जो है उस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोलो या प्रोटॉन बोलो, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, कितने एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो क्या बताएगा? उसका एटॉमिक नंबर बताएगा, ठीक है। इसको डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल Z से, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। एटम ऑन द होल is electrically neutral, that is the number of negatively charged particle, that is electron, outside the nucleus is equal to the number of positively charged particle inside the nucleus। अब हमें पता है कि ओवरऑल कोई भी एक एटम लो, हाइड्रोजन का लो, कार्बन का लो, नाइट्रोजन का लो, ऑक्सीजन का लो, हीलियम का लो, फॉस्फोरस का लो, कैल्शियम का लो, किसी का आयरन का लो, कोई भी एक नॉर्मल सिर्फ एटम की मैं बात कर रहा हूँ। तो अकेले एटम में नॉर्मली कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। हाँ, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, या उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस आ गया। बट अगर कोई इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं हो रहा, ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कोई एटम, तो वो न्यूट्रली क्या रहता है? वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होंगे एक न्यूट्रल एटम में, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके बाहर घूम रहे होंगे शेल्स के अंदर, ठीक है। तो एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो कई बार बच्चे ये भी गलती करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, वही एटॉमिक नंबर होता नहीं। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं 11th-12th का जो पूरा सिलेबस है, उसमें ऑलमोस्ट हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, जिस केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का आना जाना लगा रहता है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, या तो लेगा या लूज करेगा। बट जो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है वो कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एटम के हमेशा एटम के अंदर, वो भले उस पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे, सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होगा। वो चेंज कब होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन में। और न्यूक्लियर रिएक्शन वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स में हम अलग से पढ़ते हैं, तो उसका वो अलग कहानी है, ठीक है। वो हमारे अभी काम की नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन काउंट करके ना, वो हो सकता है न्यूट्रल होगा तब तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, प्रोटॉन काउंट कर लो, सेम बात है। लेकिन अगर वो एनायन हुआ, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हुआ, तो फिर एटॉमिक नंबर गलत आएगा। या फिर वो कैटायन हुआ, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हुआ, तो भी एटॉमिक नंबर गलत आएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन को कभी काउंट मत करना, सिर्फ और सिर्फ किसको काउंट करें आप? प्रोटॉन को, किसी भी एक एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम में या भले कैटायन या एनायन के लिए भी, ठीक है। यहां पर बस ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ओवरऑल एटम जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं हम मास नंबर, या इसको एटॉमिक मास भी बोला जाता है। मास नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? मास नंबर इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस।
तो सारी बात जो हो रही है ना, एटॉमिक नंबर बोलो या मास नंबर बोलो, दोनों के अंदर ही बात न्यूक्लियस के अंदर की हो रही है। सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें बताता है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, और उस न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन प्लस कितने प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दोनों होते हैं तो उनको दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं वो क्या बताएगा, उस एटम का मास बताएगा, मास नंबर बताएगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों का समेशन उस एटम का क्या हो जाएगा, मास नंबर। इसको जो हम डिनोट करते हैं वो कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से करते हैं और एटॉमिक मास को या मास नंबर को कैपिटल A से करते हैं। और हमें पता है कैपिटल A जो मास नंबर है, मैंने बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन ही तो क्या है, एटॉमिक नंबर के बराबर है, या एटॉमिक नंबर ही क्या प्रोटॉन के बराबर है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A इक्वल्स टू P प्लस N लिख सकते हो, या A इक्वल्स टू Z प्लस N लिख सकते हैं। और अगर मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काउंट करना है तो मैं क्या करूँ, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, जो डिफरेंस आएगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता देगा उस एटम के अंदर, ठीक है। तो यहां पे लिखा है n इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को बता रहे हैं यहां पर, और मास नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है। मास नंबर एक होल नंबर होगा, ठीक है, ये भी आपको पता ही है। चलिए तो इसको वीडियो पॉज करें, जल्दी से कॉपी कर ले। ठीक है, अब हो सकता है किसी ने डायरेक्ट यही पे देख रहा हो या नहीं आइडिया हो, तो चलो मैं एक बार जल्दी से बताता हूँ, देख लेना। देखो मैं बोल रहा हूँ कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हो, और वो P के बराबर होता है। P क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूट्रल एटम। अब एटॉमिक जो मास है या मास नंबर है वो किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। अब P की जगह क्या लिख सकते हैं, Z लिख सकते हैं, तो वही P की जगह यहाँ पर क्या लिखा है, Z लिखा है। और अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करना है तो मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस कर दो, या मास में से क्या कर दो, एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, सेम ही बात है, ठीक है। चलिए तो कॉपी करें इसको, आगे बढ़ते फिर लिखा है एटॉमिक मास इज फ्रैक्शनल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो आप देखोगे कि सबसे सिंपल 1 से लेकर 20 एटॉमिक नंबर के बीच में आप देखोगे, फॉर एग्जांपल क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 होता है। तो ऐसा नहीं है हर एटम का मास एक इंटीजर में होगा 1 2 3 4 5, नहीं, फ्रैक्शनल में भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन का होता है 35.5। तो अगर किसी एलिमेंट का मास फ्रैक्शनल हो रहा है, हो सकता हो भी या नहीं भी हो, लेकिन फ्रैक्शनल हो रहा है, तो ये तो फिक्स हो जाता है कि अगर डेसिमल में आ रहा है किसी का एटॉमिक मास तो उसके आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स वो होते जिनमें क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। सेम नंबर ऑफ क्या होंगे उसमें, प्रोटॉन्स होंगे, और डिफरेंट नंबर ऑफ क्या होंगे उसमें, न्यूट्रॉन्स होंगे। तो एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग होता है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ एटॉमिक नंबर सेम होता है आइसोटोप्स का और मास नंबर अलग होता है, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप्स अगर किसी एलिमेंट के एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते भी और ये बताया भी है मैंने कि एवरेज एटॉमिक मास करके कैलकुलेट किया जाता है। एवरेज एटॉमिक मास एक एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उन आइसोटोप्स का नेचर में अबंडेंस कितना है, कितना परसेंटेज वो अकर करता है, उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला डिजाइन किया और वहां से हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, और वही हम उसको क्या बोलते हैं, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास या मास नंबर बोलते हैं। तो यहां पर ये कह रहा है कि अगर किसी एलिमेंट का आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहे तो पॉसिबिलिटी की फ्रैक्शन हो सकता है इंटीजर भी आ जाए, 36 आया, 38 आया, कोई दिक्कत नहीं, कि फ्रैक्शनल है तो कंफर्म है, और वैसे नॉर्मल इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लिखा है एटॉमिक मास इज फ्रैक्शनल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स। फिर आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम Z, दैट इज एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो वही बोला कि आइसोटोप क्या है, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास, या सेम प्रोटॉन या डिफरेंट न्यूट्रॉन, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है आइसोटोप्स डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जैसा कि भी मैंने बताया, ठीक है, और वो आप करके भी देख सकते हैं। आइसोटोप्स में डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टी बट शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या, उस चैप्टर में हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको बेसिक आइडिया होगा, जैसे हम लिखते थे आउबाउ और N+L रूल को यूज़ करके, जिसमें पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और हमारा हुंड्स रूल भी हमने थोड़ा सा एक बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में या ब्रिज कोर्स के वीडियोज़ में मैंने बताया था। तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर बस कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक एलिमेंट की 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा आइसोटोप से, 2 या 2 से ज़्यादा आइसोटोप से, ठीक है, एक तो होगा ही और 1 से ज़्यादा होने चाहिए, तो 1 से ज़्यादा आइसोटोप से,
तो वो आइसोटोप्स आपस में आप देखोगे ना तो उनके बाहर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, सेम, तभी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेगा। तो उन सभी में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल रिएक्शन में तो कौन पार्टिसिपेट करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सेम है तो प्रॉपर्टीज भी कैसे शो करेगा, सेम। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन चेंज होते जाएंगे तो न्यूट्रॉन चेंज होगा तो मास चेंज होगा, और मास चेंज होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, चेंज होगी। तो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो क्या होती है, सेम, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो इन सभी पॉइंट को आप क्या करें, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें जल्दी से। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें पता है हाइड्रोजन, सबसे बेसिक हमें पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो हाइड्रोजन हैज 3 इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स। ठीक है, 1H1 लिखा जाता है, ये नीचे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि नीचे सब स्क्रिप्ट में लेफ्ट या राइट लिखो, वो एटॉमिक नंबर बताता है, और ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में लेफ्ट या राइट लिखो, वो क्या बताता है हमें, मास नंबर। तो 1H1 और प्रोटियम भी बोलते हैं और नॉर्मल हाइड्रोजन भी बोलते हैं। जो भी हाइड्रोजन जब भी हम H लिखते हैं तो वो इस 1H1 की बात हो रही होती है। ठीक है, सेकेंड होता है 1S2, 1 ही एटॉमिक नंबर और प्रोटोन नंबर 1 ही है, और 2 का मतलब क्या हो गया, मास नंबर और न्यूट्रॉन, मतलब एक प्रोटोन प्लस एक न्यूट्रॉन ऐड हो गया तो 1S2 हो गया। और 1D2 ड्यूटेरियम भी बोला जाता है इसको, और हैवी हाइड्रोजन भी बोला जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन चैप्टर है पूरा 11 में, उसमें आप ये सब चीज़ें पढ़ोगे इनके आइसोटोप्स के बारे में डिटेल में। इसी तरीके से तीसरा कहलाता है 1S3 और 1T3। H इसको कई बार ऐसे, ठीक है, जैसे मैंने 1D2 लिखा ना, इसको डायरेक्ट H, D और T भी लिखा जाता है। ठीक है, 1T3 या 1D2 लिखने की भी जरूरत नहीं, इसको H, इसको D और इसको T भी लिखा जाता है। हाँ, 1H1, 1S2, 1S3 इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइशियम बोला जाता है। ये नॉर्मल हाइड्रोजन है, ये हैवी हाइड्रोजन कहलाता है, ये रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है। तो ये एक आइसोटोप ऐसा है हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये 3 कॉमन आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, जो हम इनके बारे में डिटेल हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वीडियो पॉज करके कॉपी करें इसको। चलिए, फिर दे रखा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो ये भी हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी देख लेते जल्दी से। हम जनरली, मैंने बोला कि सब स्क्रिप्ट में Z एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और सुपर स्क्रिप्ट में A मास नंबर लिखा जाता है, और X जो भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन है तो H लिखेंगे, ऑक्सीजन है तो O लिखेंगे, हीलियम है तो H ही लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनके एलिमेंट के जो भी सिंबल होंगे वो लिखा करेंगे। ठीक है, चलिए, अब इसमें आपको ये तो पता ही है कि H क्या है, X क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी देख ली होगी। चलिए, तो यहां पर हम देख लेते हैं, जो X है वो X किसको इंडिकेट कर रहा है, जैसा कि मैंने बताया किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर Z क्या है, Z हम जो नीचे लिखते हैं इंडिकेट्स एटॉमिक नंबर, हमेशा सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। लेफ्ट राइट का ऐसा कोई रूल नहीं है, इधर भी लिखा जा सकता है, इधर भी लिखा जा सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन हाँ, नीचे अगर सबस्क्रिप्ट में लिखा गया तो वो एटॉमिक नंबर होगा। इसी तरीके से राइट साइड में जो लिखा जाता है, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट में, सॉरी राइट साइड नहीं, सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, टॉप पे लिखा जाता है इंडिकेट मास नंबर, वो हमेशा सुपर स्क्रिप्ट में होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बॉटम में एटॉमिक नंबर, टॉप में मास नंबर, जिसको हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट भी बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए, तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें जल्दी से इसको। चलिए, अब देखते हैं इससे आगे, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो, यहां पर हम बात करने वाले हैं वेव नेचर ऑफ लाइट की। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली उस वेव के साथ एसोसिएट होती है। सबसे चलो और पीछे जाते हैं, पहले वेव क्या है। तो वेव एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। ठीक है, वेव के थ्रू हम क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो वेव इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ पार्टिकल। तो वेव के थ्रू हम क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। अब इसमें वेव कई तरह की होती है, हमें जो पढ़नी है वो पढ़नी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, साउंड वेव होती है, आपने सुना होगा है ना, साउंड वेव होती है इस तरीके से। तो बहुत सारी वेव्स होती है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने वाले हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली उस वेव के साथ चलती है। ठीक है, चलिए, अब क्या है, तो हम इसको आगे
बढ़ाते टॉपिक को, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, पहले इसको समझते फिर हम आगे उन चीज़ों पे आएंगे जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था। तो जेम्स मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो जेम्स मैक्सवेल सजेस्ट दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन alternating electric and magnetic field are produced and transmitted। मैक्सवेल ने बोला कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल है जैसे उस पर कुछ चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है और वो मूव कर रहा है तो एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं, एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन मतलब कंटिन्यूस की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अब दो तरीके से होता है, या तो उसके डायरेक्शन में चेंज आता जाए, ठीक है, तो भी हम क्या बोलेंगे उसमें, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो भी मैं बोलूँगा एक्सेलरेशन हो रहा है। या फिर उसकी स्पीड कंटिन्यू चेंज हुआ है, यानी कंटिन्यू बढ़ते जाए या कंटिन्यू कम होते जाए, तो भी एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो एक चार्ज पार्टिकल में जब भी कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन होगा और वो मूव कर रहा होगा तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल रही होगी उससे, और एक मैग्नेटिक फील्ड भी निकल रही होती है। इन दोनों की खास बात होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, कि जिस डायरेक्शन में, ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो वेव्स निकल रही होगी उसके क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं तो अभी इस पर हम और डिटेल में भी आगे बात करेंगे। तो पहली बात तो कि चार्ज पार्टिकल के साथ ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वो ट्रांसमिट भी होती है। देन फिर हम आगे बढ़े, दीज फील्ड्स आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम EMW शॉर्ट में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, कुछ बुक्स में EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखा होता है, कुछ बुक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखा होता है, तो EMW या EMR लिखा मतलब सेम ही है। तो ये बोल रहा है कि दिस फील्ड्स, कौन सी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, कैसे होता है तो अभी देखते हैं, हम बात करते हैं। देन लिखा है द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड produced by oscillating charged particle are perpendicular to each other and are also perpendicular to the propagation of wave। जो भी चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज पार्टिकल से जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, जो ट्रांसमिट हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इस डायरेक्शन के, अगर फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, मतलब ऐसे मान लो ये एक्स एक्सिस, ये ऊपर वाई एक्सिस और आपकी तरफ जेड एक्सिस, तो अगर एक्स एक्सिस में अगर वेव ट्रांसफर हो रही है इस तरीके से, तो इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो z एक्सिस पे कौन होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी आपकी तरफ। या उल्टा बोल दो कि अगर y एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होगी तो z एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख सकते हो, x y z तीनों आपस में म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर मूव करते हैं। वही लिखा है द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के भी क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, कैसे होती है अभी इसको समझते हैं। देन लास्ट पॉइंट लिखा है इसमें एक और, अनलाइक साउंड वेव्स एंड वाटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव इन इवन इन वैक्यूम। जैसे अगर मेरे को क्या है, साउंड, अगर मेरे को बोलना है, अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ और कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ मीडियम, एक एयर है, उस मीडियम के थ्रू ये साउंड वेव क्या करती है, ट्रैवल करती है। एक मीडियम चाहिए होता है। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है ना, उनको मीडियम की भी जरूरत नहीं, वो वैक्यूम में भी क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। ये उनकी खास बात है। ठीक है, तो यही लास्ट में लिखा है। तो वीडियो पॉज करें और जल्दी से आप सारे पॉइंट्स कॉपी करें और इनको समझते किस तरीके से परपेंडिकुलरी क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। चलिए अब देखिए, इसमें जैसे मैंने बोला ये एक्स एक्सिस है, थोड़ा सा टिल्ट करके बनाया क्योंकि ये आपको दिख तो अभी भी रहा है, तो भाई स्मार्ट बोर्ड भी 2D है ना। देखिए इसमें भी थोड़ा सा 3D दिखाने की कोशिश की और आराम से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और आपकी तरफ जेड एक्सिस आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर बना दिया हमने वाई एक्सिस और ये इस साइड हो गया जेड एक्सिस आपकी तरफ आ रहा है। अब हमने बोला कि ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी ये वेव मूव कर रही है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं ये एक्स एक्सिस है तो इस तरीके से ये मूव कर रही है। फिर यह है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, अगर मैंने इसको बोल दिया।
चलो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया। चलिए दूसरा, अब देखना एक्स एक्सिस पे मैंने अगर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब कैसे परपेंडिकुलर इसके मैग्नेटिक फील्ड, तो देखना है जेड एक्सिस है, और चलो वेव का प्रोपगेशन भी, चलो फिर से देखना इसको। मैंने बोला जो जेड एक्सिस है ना, इस जेड एक्सिस के अलोंग तो हमारी वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है। इस जेड एक्सिस के अलोंग ये, सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग ये वेव ट्रेवल कर रही है। अब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक तो ये डायरेक्शन हुई इस तरीके से, और एक ऐसे डायरेक्शन हुई, ठीक है, मतलब एक तो ऐसे और एक ऐसे। तो यहां पर ये जो बताइए ना, ये क्या बताइए इसने, यहां पर ये इसको बताया, इन्होंने नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो इसके परपेंडिकुलर देख सकते हो, इसके परपेंडिकुलर मतलब इस वाई एक्सिस पे इस तरीके से परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही है, और इसके इस जो वेव ट्रेवल कर रही है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक कौन सी होगी, जेड एक्सिस आपकी तरफ। तो इस जेड एक्सिस पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल कर रही है। तो देखना वाई एक्सिस पे तो हमारे पास कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जेड एक्सिस पे कौन आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर, और ये दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के भी क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। तो यहां से आप देख सकते हो, ये दिख रही है इस तरीके से, थोड़ा सा टिल्ट करके बनाए तो ये ऐसे आगे पीछे जेड एक्सिस पे इस तरीके से ट्रेवल कर, मतलब इनकी डायरेक्शन ऐसी है, ऐसे ट्रेवल कर रही है, ये ऐसे ट्रेवल कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमारे पास वेव का प्रोपगेशन की डायरेक्शन ये। तो इस तरीके से म्यूचुअली क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है रेड कलर वाली, ग्रीन कलर वाली मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट बोला गया है इसको, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव भी बोला गया है, ठीक है। तो यहां पे लिखा है इसी को हम EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, ठीक। तो यहां पर थोड़ा सा आपको हो सकता है बनाने में दिक्कत हो, इसको देखो और सिंपल तरीके से अगर मेरे को बोर्ड पे बनाना होता नॉर्मल, तो मैं कैसे बनाता, देखना। अगर मैंने इस तरीके से बनाया, ठीक है, इसको मैंने मान लिया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो मैंने वो यहां पर लिख दिया इस तरीके से, ये है वेव जो मेरे ट्रेवल कर रही है उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, चलो ग्रीन ले लेते, ये जेड एक्सिस पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से कि जेड एक्सिस पे हमारे पे क्या ट्रेवल कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड, और वाई एक्सिस पे हम ये क्या ट्रेवल कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर ये बनाने में तकलीफ हो तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। ये हो गया हमारे लिए, ये डायरेक्शन किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये डायरेक्शन किसकी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, वेव ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे बना लो तो अच्छा है, और नहीं तो वैसे जुगाड़ करके हम ये भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते आगे इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व दैट व्हेन light passes from a lighter medium like a air to denser medium like solid prism, the wave with shorter wavelength bend more than the wave with longer wavelength, ठीक है। वैसे तो ये ऑप्टिक्स में, फिजिक्स में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, फिर भी आपने देखा ही होगा, रिफ्रैक्शन सुना होगा ना आपने। तो हम बोल रहे कि एक पानी का ग्लास ले लिया, आपने ऐसा पढ़ा भी होगा 10th क्लास में या 9th क्लास में, कि एक रे आ रही है, वो एयर के थ्रू आ रही है, जैसे पानी से हुआ तो वो थोड़ी सी क्या हुई, डिफ्रैक्ट हुई, और फिर उसने एंगल चेंज कर लिया। तो वो बैंड जो लाइट आ रही है ना यहाँ पर आके और पानी के अंदर जाके थोड़ा सा जो बैंड हुई, उस बैंड की बात कर रहा है। तो इसने बोला कि एक दो मीडियम होगी, एक मैंने क्या ले लिया, एयर ले लिया, यहाँ पानी की जगह मैंने क्या ले लिया, प्रिज्म ले लिया। तो इसने बोला कि इट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व दैट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम ए लाइटर मीडियम लाइक एयर टू डेंसर मीडियम लाइक सॉलिड प्रिज्म, द वेव विथ शॉर्टर वेवलेंथ बैंड मोर देन द वेव विथ लॉन्गर वेवलेंथ। अब जो वेव आ रही है, अब वेव आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल जो लाइट होती है उसके अंदर आपको पता है कि विबग्योर, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, इतने कलर कंसिस्ट होते हैं और सबकी वेवलेंथ अलग होती है, फ्रीक्वेंसी अलग होती है, वो अभी देखेंगे हम।
तो हमें पता है सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, रेड की, और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है विजिबल रेंज की अगर मैं बात करूँ तो मैंने बोला कि जिसकी यहां पर क्या दे रखा, आप कैसे भी देख सकते हो, जैसे इसमें जो दे रखा है, इन्होंने दे रखा है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी वो बैंड ज्यादा होगा, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो बैंड उतना ही कम होगा। ऐसे फ्रीक्वेंसी के लिए मैं उल्टा बोल सकता हूं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो बैंड ज्यादा होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो शॉर्टर वेवलेंथ की होगी वो ज्यादा बैंड होगी, और जो बड़ी जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी जिस वेव की, वो कम बैंड होगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया, और इसी को हम रिफ्रैक्शन वगैरह बोलते हैं फिजिक्स के अंदर, तो वो वैसे आप डिटेल में पढ़ोगे उन चीज़ों को ऑप्टिक्स के अंदर। फिर इसने बोला फॉर एग्जांपल यहां पर वॉयलेट लाइट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया था विबग्योर के अंदर, वॉयलेट लाइट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम बैंड मोर देन द रेड लाइट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, रेड लाइट इज यूज इन द सिग्नल एज इट इज स्कैटर्ड लीस्ट अमंग विजिबल रेडिएशन। तो आपको पता भी है जितने भी हमारे पास जो सिग्नल्स होते, ठीक है, अलार्मिंग सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं, वो भले ट्रेन के सिग्नल्स हो या फिर हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल हो या कुछ भी आपको इंडिकेशन दे रहा है तो रेड कलर का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि रेड कलर बहुत दूर से भी नजर आता है, उसकी स्कैटरिंग कम होती है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो वॉयलेट, विबग्योर के अंदर वॉयलेट हमें पता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का होता है, तो सबसे ज़्यादा बैंड ये होता है, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कम बैंड ये होता है। तो a series of wavelengths of various color band of visible region is called spectrum। अब ये जब भी टर्म लिखा है ना स्पेक्ट्रम, इसका मतलब क्या है? स्पेक्ट्रम का मतलब है कि हमारे पास अलग अलग वेवलेंथ की बहुत सारी लाइट्स होगी, अलग अलग वेव्स होगी, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अ सीरीज ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेरियस कलर बैंड्स ऑफ विजिबल रीजन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो अलग अलग वेवलेंथ की हमारे पास जो वेव है वो जब एक साथ उनको कंसाइज कर दूं, एक साथ उनको जोड़ दूं, तो हमें अलग अलग कलर नजर आएगा, जैसे कि रेमबो में नजर आता है, ठीक है। आपको देखा वो कंटिन्यूस इस तरीके से, वो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम है वो, उसमें आपको अलग अलग कलर आपको ऐसे कंटिन्यूस वे में नजर आते हैं। हाँ, ये भी हम पढ़ेंगे, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस दो अलग अलग होते हैं, लेकिन अभी हम बात करने वाले उतने डिटेल में। तो कंटिन्यूस होता है वो रेमबो जैसा नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। फिर लिखा है अ स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेज विजिबल लाइट विदाउट एनी गैप्स इन इट्स कलर फ्रॉम वॉयलेट टू रेड इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो मैंने बोला था कि अगर आपको जैसे वो जो 7 कलर्स रेमबो में नजर आते हैं वो कंटिन्यूस नजर आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आपको जैसे रेड नजर आ रहा है और एक ग्रीन नजर आ रहा है और उनके बीच में खाली जगह आसमान नजर आ रहा है। फिर कंटिन्यूस वो सारे कलर नजर आते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड वगैरह से, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेज विजिबल लाइट विदाउट एनी गैप, मतलब उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, सब कंटिन्यूस नजर आते, इन इट्स कलर फ्रॉम वॉयलेट टू रेड इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो रेमबो इसका रियल लाइफ एग्जांपल है ही। देन लिखा इफ एनी वेवलेंथ और कलर इज मिसिंग फ्रॉम इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर मैं कह रहा हूं कि पहले जैसे मान लो मेरे को ब्लू नजर आया, तो विबग्योर के अंदर ब्लू के बाद क्या आना चाहिए, ग्रीन, तो ग्रीन नजर नहीं आया, उसकी जगह खाली आ गई और फिर ऑरेंज नजर आया, तो वो जो गैप आ गया, तो उसको उस कंटिन्यूस सारे कलर नजर नहीं आ रहे तो गैप ऐसे आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस में सारे कलर एक साथ जुड़े हुए नजर आते हैं और डिसकंटिन्यूस में अलग अलग आपको गैप नजर आएंगे, ठीक है। देन लिखा है जेम्स मैक्सवेल वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिवील दैट लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑसिलेशन मतलब जो हमने से बात करी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। तो ये जेम्स मैक्सवेल था वो पहला आदमी जिसने बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसके साथ एसोसिएट है, या मैं तो बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन, हमारी लाइट भी ऐसी है, उसका नेचर भी ऐसा ही है। तो वही लिखा है जेम्स मैक्सवेल वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिवील दैट लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब लाइट के साथ भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल सकते हैं लाइट को। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या, बहुत ही सिंपल शब्दों में ऐसी वेव जिसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके नाम में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट हो, और उन दोनों की डायरेक्शन और वेव की प्रोपोगेशन के डायरेक्शन से एक दूसरे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है।
और लाइट जो है वो भी हमारे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या रेडिएशन है। और लाइट के अंदर हम नॉर्मली जैसे बोलते हैं विजिबल रीजन आता है, ठीक है, विजिबल रीजन आता है, विबग्योर आता है, उसमें हमें एक कलर जो नजर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वो स्पेक्ट्रम जनरली हम जो देखते हैं वो कौन सा है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, उसमें सारे कलर कंटिन्यूस, एक खत्म हो रहा है दूसरा खत्म हो रहा है, जस्ट स्टार्ट हो जाता है, ऐसा लगता है हल्का हल्का मर्ज हो रखा है, ठीक है। ये अभी तक हमने इसमें देखा है। चलिए तो वीडियो पॉज करें, इसको कॉपी करें। चलिए देन इस बात करिए फ्रीक्वेंसी वैल्यूज ऑफ ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन हर्ट्ज और सीपीएस साइकिल पर सेकंड में इसकी यूनिट होती है, अभी देखेंगे हम, ठीक है। तो जितनी जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी फ्रीक्वेंसी वाइज ऑर्डर दे रखा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो गामा रेज होती है, ठीक है। गामा रे की अगर मैं बोलूँ तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी और उतनी ही वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं, ठीक है। तो इसके रेंज जो बता रखी है गामा रेज की, वो बता रखी 10⁻²2, 10⁻24 और यूनिट ऊपर दे रखी हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी यूनिट होती है हर्ट्ज, और सीपीएस साइकिल पर सेकंड भी होती है, या हर्ट्ज में दे रखा है, ठीक है। देन गामा रेज के बाद है एक्स रेज, ठीक है। फिर एक्स रेज के बाद आती है यूवी रेज, यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज है, ठीक है। ये रेंज लिख रखी है इनके सभी की। फिर आता है हमारे पास विजिबल लाइट, तो यहाँ से वॉयलेट शुरू हो रहा है और यहाँ रेड खत्म हो रहा है, तो ये विबग्योर इसके अंदर आ जाता है विजिबल लाइट के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आती है आईआर मतलब इंफ्रारेड रेज आ जाती है, या इंफ्रारेड वेव्स हम जिसको बोलते हैं, और ये इसकी फ्रिक्वेंसी ये यहाँ पर मेंशन कर रखी है। देन माइक्रोवेव्स आती है इसके बाद, ठीक है। माइक्रोवेव के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर रेडियो वेव्स आ जाती है, जिसमें एएम और एफएम जो आप सुनते हैं वो दोनों आ जाएगी इसमें, यानी ठीक है, एफएम भी आ जाती है और एएम भी हो जाती है। और लास्ट में आप देखोगे तो लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स भी कहलाती है, ठीक है, लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स भी कहते हैं। तो ये फिजिक्स में भी एक, हालांकि आप ये देखोगे। चलिए तो फाइनली लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स इनकी फ्रीक्वेंसी 10⁻0 मतलब 1 हो गई एक तरीके से। फिर जैसे जैसे आप यहाँ पर इसमें राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो ये ऊपर जो दे रखी है ना, ये किसकी वैल्यूज दे रखी है, फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू दे रखी है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और विजिबल लाइट में मैं बोलूँ तो रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, और इसका रिवर्स लेफ्ट टू राइट आने पे वेवलेंथ बढ़ेगी, यानी मतलब वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा ऑर्डर ध्यान रखना, एग्जैक्ट ये वैल्यूज ध्यान रखने की जरूरत नहीं, हाँ ऑर्डर ध्यान रख लेना कि अगर मैं बोलूँ फ्रीक्वेंसी ऑर्डर बताए तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेस की होती है, देन एक्स रेस की होती है, उससे कम यूवी रेस की होती है, देन विजिबल की, देन इंफ्रारेड की, उसके बाद हमारे पास माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स आ जाती है, ठीक है। तो आप ये ऑर्डर जरूर ध्यान रखें, वैल्यूज फ्रीक्वेंसी की एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विजिबल की है वो अभी हम देख लेते हैं, तो इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है, ये सब एक दूसरे से क्या कंटिन्यू, गामा के बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जाएगी तो एक्स रे शुरू हो जाएगी, फिर फ्रीक्वेंसी और कम होगी तो यूवी शुरू हो जाएगी, फिर विजिबल शुरू हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलिए देन अगर हम बात करें विजिबल स्पेक्ट्रम की, तो सबसे पहले हमें पता है वॉयलेट आता है, फिर इंडिगो आता है, ठीक है, फिर ब्लू आता है, फिर ग्रीन आता है, फिर येलो आता है, फिर ऑरेंज आता है, फिर रेड आता है। और इन सब में आप देखोगे ये इनकी यूनिट दे रखी है, वेवलेंथ की यूनिट दे रखी है, ठीक है, नैनोमीटर में दे रखी है वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा से रिप्रेजेंट करते इन नैनोमीटर एनएम में दे रखी। तो 400 से स्टार्ट होके कहाँ तक चलती है, 750 नैनोमीटर के बीच में विजिबल जो रेंज है, विजिबल जो हमारा विजिबल लाइट है उसकी रेंज होती है वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में 400 टू 750 नैनोमीटर के बीच में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये विजिबल स्पेक्ट्रम है स्पेसिफिक, उसमें से मैंने अलग से क्या करा, विजिबल को अलग से निकाल दिया। तो ध्यान रखिएगा इसको, हालांकि आपको पता होगा, नहीं हो तो आप लिख लेना इसको जरूर, है ना। इसको बोलते हैं हम क्या, विबग्योर। ये है, चाहो तो पूरा लिख लेना, वी से वॉयलेट, ये इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो शॉर्ट में इसको विबग्योर बोलते हैं। तो वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें।
चलिए रेंज जरूर ध्यान रखिएगा इसमें, हाँ 400 टू 750 नैनोमीटर के बीच में एग्जिस्ट करती है। देन अब बात करते हैं इसमें वेवलेंथ को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो यह लिखा है वेवलेंथ अगर आपको डिफाइन करना है तो इसमें दो वर्ड लिखे, एक तो लिखा है क्रेस्ट और ट्रफ, क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही एक्स वाई जेड एक्सिस मैंने बना दी और इसमें ये वेव ट्रेवल कर रही है हमारी। ठीक है, अब ये ऊपर देखोगे तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव पीक नजर आएंगे, ऐसे देखोगे तो ऊपर ये दो ये दो ये दो या ये क्या कराएंगे, ट्रफ्स करेंगे। तो ऊपर वाले पीक्स को हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और नीचे वाले जो पीक्स आ रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, ट्रफ्स। ठीक है, तो ये जितने भी ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, ये ऊपर वाला जो पीक आता है इनको बोलते हैं हम क्रेस्ट। इसी तरीके से नीचे वाले जो पीक आते हैं, ठीक है, नीचे वाले जो ये भी क्रेस्ट है, ठीक है, नीचे वाले जो पीक आते हैं इसको बोलते हैं ट्रफ। तो ये ट्रफ 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 ट्रफ। ठीक है, तो लिखते चलना, ऊपर वाला पीक हमारा क्या है, क्रेस्ट है, और नीचे वाला पीक हमारा क्या है, ट्रफ है। अब यहां पे लिखा था डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ, कैसे भी ले लो। दो सक्सेसिव मतलब, दो सक्सेसिव का मतलब है ये दो सक्सेसिव क्रेस्ट लो, दो सक्सेसिव क्रेस्ट लो, दो सक्सेसिव क्रेस्ट लो, या फिर दो सक्सेसिव या कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ लो, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ लो, दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ लो। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, और लैम्डा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो यहां पूरा दिखा दिया है, ये वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है, वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट हो गया, तो इस डिस्टेंस को हमने लिखा लैम्डा, वो वेवलेंथ बताइए। एग्जैक्टली ये सेम होगा दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच में, इसको हम क्या बोलेंगे, लैम्डा। तो दो कॉन्जिक्यूटिव या दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो कॉन्जिक्यूटिव या सक्सेसिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, तो इसमें लिख ले, ये लिखे। और इसमें एक दो चीज़ शायद इसमें नहीं मेंशन हुई तो मैं बता देता हूँ। चलो, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अब एक वेव मेरे को बतानी हो तो कैसे मैं बताऊंगा। तो जैसे इसने लिखा ना पॉइंट 1 2 3 4 5, ये जहाँ पे पास हो रहा है, तो अगर एक वेव कंप्लीट, अगर मैं बात करूँ एक वेव कंप्लीट कब होगी, जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हो रही है एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे पहुंच जाए, बट उसकी डायरेक्शन सेम हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ ये वेव है, अब मैं कह रहा हूँ कि एक वेव मुझे पूरी काउंट करनी है, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट करा, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, वापस आया तो मैं इस पॉइंट पे यहाँ पर आ तो गया, लेकिन अब जब यहाँ पर आया तो इसकी डायरेक्शन क्या आ गई, नीचे आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक वेव नहीं हुई, फिर वापस मैं नीचे गया और वापस इस पॉइंट पे आया तो देखूंगा ये पॉइंट पे ये क्या हुई, डायरेक्शन। तो ये यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी एक क्या कहलाएगी, वेव कहलाएगी। मतलब एक ऊपर वाला और एक पूरा नीचे। तो जरूरी हमेशा यही से स्टार्ट करें नहीं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं वेव एक, अगर आपको पता करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला यहाँ से स्टार्ट कर दो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, तो इसके लिए चलो मुझे इसको बनाना पड़ेगा वापस। चलो इसी में देख लेते हैं। मैंने बोला अब दूसरा देखते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो ये इस तरफ डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से इस पॉइंट पे एग्जैक्टली यहाँ पर तो आया मैं, लेकिन अब डायरेक्शन क्या है इसकी, नीचे, तो ये वेव काउंट होगी नहीं। फिर वापस यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, वापस इस पॉइंट पर आ गया, नहीं एग्जैक्टली वही पॉइंट आ गया ये, ठीक है। और डायरेक्शन भी किधर है, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर आया और डायरेक्शन भी सेम साइड। तो यहाँ से ये यहाँ से भी एक वेव काउंट हो सकती है, इसको भी हम एक वेव बोलेंगे। तो जरूरी नहीं यहीं से स्टार्ट करें, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उसकी जो डायरेक्शन है एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे पहुंचे, मतलब इस पॉइंट के देखो बिल्कुल पैरेलल यही पहुंचा और डायरेक्शन भी वही है, तो वो एक वेव कहलाती है। फिर इसके बीच में ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को सिंपल हम बोल सकते हैं जो हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ, ठीक है, इसको भी एम्पलीट्यूड बोलेंगे हम, वो दोनों सेम ही होंगे। तो यहाँ से जहाँ से हमने जो ऑरिजिन लिया वहाँ से, ठीक है, क्रेस्ट की हाइट या वहाँ से ट्रफ की जो डेप्थ है, वो जो लेंथ है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो बाकी टर्म भी और देखते हैं हम, तो पहले इसको कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। और चलिए, तो फिर दे रखा वेवलेंथ इज मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट। वेवलेंथ को हम अलग अलग यूनिट में मेजर करते हैं। तो
न्यूमेरिकल में जनरली, ठीक है, सेंटीमीटर या मीटर आपको मिलेगी नहीं, कोई वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, जैसे अभी हमने देखा था नैनोमीटर में होती है विजिबल रेंज की, कितना 400 से लेके 750 के बीच में। तो एंगस्ट्रॉन्ग वैसे हम पढ़ ही चुके प्रीफिक्सेस वगैरह में ये, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में। तो 1 एंगस्ट्रॉन्ग आपको पता होना चाहिए 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कन्वर्जन याद है तो आपको ईजी हो जाएगा। नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ या 10⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से पिकोमीटर है तो 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻12 होता है, या उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, या फिर इनको आपस में मैं रिलेट कर दूँ सब तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा, 10 एंगस्ट्रॉम के और 1000 पिकोमीटर के। तो ये कुछ नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, ये थोड़ा आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए ताकि न्यूमेरिकल आपसे जल्दी जल्दी सॉल्व हो, ठीक है, न्यूमेरिकल में हेल्प होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके कॉपी करें इसको। चलिए फिर द यूनिट ऑफ, अच्छा वेव नंबर आएगा यहाँ पे। चलो वेवलेंथ के बाद सेकंड टर्म है हमारा यहाँ पर वेव नंबर। वेव नंबर को जैसे वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे वेव नंबर को ये म्यू वी टाइप बनाते हैं और उस पर बार लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से म्यू बनाया और उस पर बार लगा दिया। सिर्फ म्यू बनाया तो ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी, तो दोनों में डिफरेंस है। ये तो कहलाएगी क्या, फ्रीक्वेंसी, रिप्रेजेंटेशन है, स्टैंडर्ड सिंबल है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वेव नंबर को, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, बार लगा दिया उसके ऊपर तो ये बन जाएगा वेव नंबर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे वेव नंबर क्या होता है, तो यह लिखा है द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ। एक पर यूनिट लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगी, वेव नंबर कहलाएगी। द यूनिट ऑफ वेव नंबर इज सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स, मतलब लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। आपको वेव नंबर बताना है। वेव का नंबर का मतलब ही सिंपल हो गया कि यूनिट लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स है। अब नंबर ऑफ वेव्स कैसे काउंट करेंगे, तो अभी मैंने बताया एक वेव कैसे काउंट करते हैं। तो अगर मैंने बोल दिया 1 मीटर है तो उसमें बताया कितने वेव, उसका वेव नंबर क्या होगा, तो उस 1 मीटर में देख ले कितनी वेव्स आ रही है, ठीक है। और वेव नंबर का जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये जो वेव नंबर का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला दे रखा है, जो वेव नंबर होता है वो 1/λ मतलब 1/ वेवलेंथ के बराबर होता है। अगर आपको वेवलेंथ पता है तो उसका रेसिप्रोकल ले लो तो वेव नंबर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप पीछे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसमें, ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये यूनिट लेंथ है 1 मीटर है। अब इसमें बताया इसका वेव नंबर क्या होगा, तो मैं इस यूनिट लेंथ के अंदर देख लूँ कि कितनी वेव आ रही है। तो यहाँ से यह 1 वेव, यहाँ से यहाँ 2, तो इसका वेव नंबर कितना हो जाएगा 2। फॉर एग्जांपल इसकी बात कर ली मैंने, ये यूनिट लेंथ है तो इसमें बताया वेव नंबर कितना आएगा। तो देखना ये 1 वेव यहाँ तक, फिर दूसरी वेव, फिर तीसरी वेव और ये चौथी वेव, तो वेव नंबर कितना हो जाएगा 4। तो जो भी आपको लेंथ दे रखी है उस लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ वेव्स आ रही है वो क्या कहलाएगा, उसका वेव नंबर, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। तो मैंने अभी बताया था हाइट ऑफ क्रस्ट और ट्रफ, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड भी एक लेंथ ही है, तो द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज सेंटीमीटर या मीटर होगा, ठीक है। तो वेव नंबर क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, दोनों बात कर चुके हैं। दोनों को वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए तो वेवलेंथ हो गया, वेव नंबर हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कैपिटल ए से करते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से, वेव नंबर को म्यू बार से। देन लिखा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को सिंपली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वी टाइप वी भी बना देते कई बार, लेकिन वी तो वैसे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए थोड़ा ऐसा टिल्ट करके बनाना म्यू। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। अब इसका क्या मतलब है, मैं कह रहा हूँ कोई भी एक पॉइंट ले लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला ये मेरे पास यहाँ पर वेव्स है ना, तो ये वेव ट्रेवल कर रही है ना। अब मैंने बोला कि इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है, फिजिबल तरीके से बता रहा हूँ। कोई सा पॉइंट ले लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया ये पॉइंट, ये कोई पॉइंट है। अब मैं कह रहा हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में
कितनी वेव्स ट्रेवल कर रही है, कितनी वेव्स पास हो जा रही है इस पॉइंट से, वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ये पूरी एक वेव है यहाँ तक, तो ये पूरी की पूरी 1 सेकंड में निकल जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1, 2 निकल जाए यहाँ से तो 2, 3 निकल जाए तो 3, 1000 निकल जाए तो 1000। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई सा भी हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, कोई सा भी पॉइंट हो, कोई सा भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स, और नंबर ऑफ वेव्स कैसे आप काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेव्स कैसे निकाल सकते हैं, वेव नंबर से, या वेव कैसे पता से कर सकते हैं, तो मैंने बता दिया एक वेव होती है। तो ऐसी कितनी वेव उस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में निकल रही है, वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए फिर लिखा है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज साइकिल पर सेकंड, सीपीएस भी बोलते हैं इसको, और हर्ट्स भी बोलते हैं। एच, कैपिटल एच और स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल है। 1 हर्ट्स 1 सीपीएस के बराबर ही होता है। तो 1 हर्ट्स मतलब एक पूरी साइकिल कंप्लीट, मतलब एक वेव यहाँ से आई और यहाँ पर वापस आ गया, तो एक पूरा साइकिल कहलाता है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं साइकिल पर सेकंड, 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, कितने वहाँ से वेव्स निकल रही है। इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1/t होता है, और 1/t का मतलब यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर नहीं, टाइम है। ठीक है, तो चाहो तो इसको स्मॉल t भी लिख सकते हैं आप, तो 1/टाइम या पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होगी वो क्या होती है, पर सेकंड होती है, सेकंड इनवर्स होती है, और दिखा भी कि पर सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल कर रही है, पास कर रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो पर यूनिट ध्यान रखिएगा सबकी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट। ठीक है, पर सेकंड भी होती है, या मैं उसको हर्ट्स भी बोल सकता हूँ, या फिर साइकिल पर सेकंड भी बोल सकता हूँ। ठीक है, लास्ट दे रखा मैं वेलोसिटी, वेलोसिटी को सिंपल v लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में पर 1 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, जो भी यूनिट टाइम आपने लिया उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वेव, एक वेव कितना दूर तक चली है, कितना डिस्टेंस, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, वो उसकी क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी में पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, जनरली जैसे हमको क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलते हैं फिजिक्स में। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक वेव यहाँ से कहाँ तक चलेगी, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना टाइम लिया, तो वो उसका क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। तो v से रिप्रेजेंट करते हैं। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी आपको पता ही है मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, चलिए तो इसको कॉपी करें वीडियो पॉज करके। रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। ठीक है, हमने पढ़ा क्या, वेवलेंथ पढ़ा है, जो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड टर्म कौन सा, वेवलेंथ है, वेव नंबर है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी है, और एक चीज़ रह रही एम्पलीट्यूड है ना। तो इनमें से 3 के बीच में एक रिलेशन होता है, वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी म्यू, और वेलोसिटी v के बीच में। ठीक है, तो डेरिवेशन वगैरह नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला जिसको ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा होती है किसी भी वेव के लिए, इन जनरल लिखा है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, v आपको पता है वेलोसिटी होता है, और लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर ये तो जनरल लिखा मैंने किसी भी वेव के लिए, बट अगर ये लाइट है, ये लाइट है, तो ये जो लाइट के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, ठीक है, EMW या फिर लाइट के लिए, ठीक है, जो v होता है वो c के बराबर होता है। c क्या होता है, या स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, फिक्स हो गई। v किसके बराबर हो जाता है, c। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू इज इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर अब न्यूमेरिकल इस पे क्या है, या तो म्यू दे रखा होगा तो लैम्डा पूछ लेगा, लैम्डा दे रखा हो तो म्यू पूछ लेगा, सी नहीं दे रखा होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, ये जनरल लिखा है मैंने किसी भी वेव के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट है तो फिर वो सी हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए तो इसको कॉपी करें। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, वेव नेचर के बारे में। एक्चुअली क्या है कि हमने सिर्फ क्या देखा, वेव क्या होती है, ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसको रियल लाइफ में हम क्या रैम्बो के फॉर्म में जो बोलते हैं, और वेव से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, वेवलेंथ, वेव नंबर वगैरह, ये सब चीज़ें हमने देखी है। तो ये क्योंकि हमें पता है लाइट के अंदर ये सब चीज़ें पॉजेस करती है, उसकी वेवलेंथ भी होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, वेव नंबर भी होता है, सब कुछ होता है उसके पास, स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो
ये जो लाइट है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW बोलते हैं हम उसको, या EMR भी बोलते हैं। तो ये एक हमें बता रहा है कि यहाँ से एक वेव नेचर तो होता है, लेकिन पार्टिकल नेचर मतलब वेव वाली जो प्रॉपर्टी वो सारी ये एग्जिस्ट करती है या इसको शो करती है। तो पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टी, वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी जो है, पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या होती है, हमारे पास ये लाइट शो करती है। कैसे शो करती है, तो वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से हमने देखा है। इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो जैसे दो प्रोसेस आप फिजिक्स में आप पढ़ोगे ऑप्टिक्स के अंदर, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। हो सकता है आपने नाम सुने भी हो, नहीं भी सुने तो आप डिटेल में पढ़ोगे। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो ये फिनोमिना है ना, ये दोनों फिनोमिना क्या करते हैं, लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। और जबकि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे जो इफेक्ट है ये पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी लाइट के। तो ये दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, यहाँ पे सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ जितना हमारे केमिस्ट्री में इस चैप्टर में यूज़ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ वगैरह, ये सब बेसिक चीज़ें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू क्लास।